नमस्कार, मैं रविश कुमार। ना तो वो बिड़ला हैं और ना ही बिरला हैं, बिडलान हैं। सरकारी सर्टिफिकेट में उनका नाम बिरला कर दिया गया। वाल्मीकि समुदाय से आती हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज की छात्रा रही हैं। 26 साल की उम्र में दिल्ली सरकार की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री बन गई हैं। दिल्ली के मंगोलपुरी की एक बस्ती में रिहाइश है। हिंदुस्तान की दलित राजनीति में अभी तक इनकी किसी से तुलना नहीं की गई, मायावती से भी नहीं। राखी बिडलान ने जब शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम कहा था, तब वहां मौजूद आप समर्थकों ने विशेष गर्मजोशी से स्वागत किया था। बीएसपी की राजनीति से आती तो जरूर जय भीम कहती, जैसा कि बीएसपी के समर्थक या नेता निजी अभिवादन में भी जय भीम कहते हैं। राखी बिडलान से क्या हम विशेष रूप से दिल्ली के भीतर बदल रही दलित पहचान और राजनीति के प्रति कुछ नया नजरिया हासिल कर सकते हैं, जो स्लोगन से हटकर हो। अरविंद केजरीवाल के नेताओं और मंत्रियों में राखी ने खास तौर से लोगों को आकर्षित किया है। 50,000 की संपत्ति, 4 बार के कांग्रेस के दलित चेहरे को हरा देना, पत्रकार, सब कुछ है जो राजनीति के इस निराशाजनक दौर में चमक पैदा करे। वो ऑटो से आती हैं तो विश्वास मजबूत होता है, जब इनोवा से आती हैं तो ऑटो से बना विश्वास इनोवा से हारते लगता है। इनका मंत्रालय वो है जहां आम से भी आमतर आदमी मामूली वजीफों के लिए जाता है, धक्के खाता है, पेंशन, छात्रवृत्ति, वृद्ध मनोरंजन केंद्र वगैरह वगैरह। तो हमने सोचा कि क्यों ना राखी बिडलान, जो सर्टिफिकेट में राखी बिड़ला हैं, उनसे बात की जाए कि कहीं वो असली जिंदगी में भी सर्टिफिकेट में कुछ और हकीकत में कुछ और तो नहीं। आज राखी तो नहीं, मगर हम लोग में राखी बिडलान है, तो आपका विशेष रूप से स्वागत तो कर दीजिए, इतना तो बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग तो टाटा बिड़ला सुनने के आदी थे, ये बिडलान और बिड़ला का चक्कर बता दीजिए, ये क्या है मतलब? ये कुछ भी चक्कर नहीं है। बेसिक तो जो मेरा सरनेम है वो बिडलान है। हाँ। लेकिन 10th का सर्टिफिकेट सबको पता है, बर्थ सर्टिफिकेट की तरह ही माना जाता है। हाँ। उसमें जो मेरी थी अध्यापिका, हाँ। उन्होंने डी को आर कर दिया, वो अच्छा। बिरला बन गया। तो लोग मेरा कंपैरिजन एक टाटा बिरला हाई प्रोफाइल जैसे परिवार से करते हैं। हाँ। लेकिन मैं बेहद निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से तो ताल्लुक रखती हूँ। पहले भी करते थे जब आप कॉलेज में पढ़ती थी? हाँ, शुरू से ही होता है। जब भी किसी को नाम के आगे बिरला पता चलता है, हाँ। तो वो यही सोचते कि बहुत ही रईस खानदान से मेरा ताल्लुक इसके साथ है ना। जी। तो लेकिन जब असलियत में उन्हें बताती हूँ मैं, तब लोगों को रियलाइज नहीं होता कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर इस पहचान में और बिडलान पहचान में, दोनों में कुछ फासला तो होगा फिर इसमें, है ना? कोई फासला नहीं है। बहुत लोग जानना चाहते होंगे कि बिडलान क्या होते हैं। बिडलान एक हमारे वाल्मीकि समाज में एक सरनेम है और बस वही है, और तो उसमें कोई भी फर्क नहीं है। और मैं मेरे सरनेम के साथ नहीं आगे बढ़ना चाहती, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ लोगों की सेवा करके। जिस मकसद से मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करा था, जनता के प्यार से और जनता के सपोर्ट से। पत्रकार जब थी तब ठीक नहीं था, सेवा नहीं हो पा रही थी। जब इतना मौका कहाँ मिलता, आप खुद एक पत्रकार हैं। हाँ। और मुझसे तो बहुत सीनियर है हर तरीके से। हाँ। क्या किसी जूनियर पत्रकार को इतना मौका मिलता है कि वो अपनी मर्जी से कुछ करना चाहे? तो जूनियर से सीनियर हो गया। तो आप जब भी, तो मैंने बोला ना, आप खुद अपने आप से लगाइए। आपने कभी अपनी मनमर्जी से ये स्टोरी आप ड्रॉ करके ये वाला शो तो मैंने अपनी मर्जी से। ये तो आप सीनियर हो गए जब आपने अपनी मर्जी से करा। आप वो पास्ट में क्यों नहीं जाते अपने? आप अपने पास्ट को देखिए ना। नहीं, ऐसी बात नहीं। जब आपका पास था, तो क्या आप अपने सीनियर के पास अपना प्रोग्राम ड्रॉ करके ले सकते? तो वही तो मेरे साथ, मैं कितने साल पुरानी हूँ, मेरा भी तो मात्र 2 साल का करियर था जर्नलिज्म में। एज असिस्टेंट प्रोड्यूसर ही तो काम कर रही थी। तो मौका नहीं मिल रहा था या आपको कुछ ठीक नहीं लगा कि इस पेशे में अब वो बात नहीं है? पेड न्यूज हो रही है सारी, आप भी जानते हैं। हाँ। एक तरफा दिखाया जाता है, न्यूट्रल तो कुछ भी रहा ही नहीं है। हाँ। तो वो एक आत्मा की शांति के लिए समझता तो था। हम आपसे सवाल पूछते हैं, उसमें भी आपको तकलीफ होती है? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। मुझसे तो कितने भी सवाल पूछ लीजिए। हाँ। जब हम गलत ही नहीं है सवाल देने के लिए, तो आपके सामने बैठी हूं। आप जहां रहती हैं उसके बारे में थोड़ा, उसकी सामाजिक स्थिति के बारे में बताइए, ताकि जो दिल्ली से बाहर के दर्शक हैं वो राखी बिडलान की जिंदगी के बारे में कुछ और जान सकें। आपके चाचा, मामा, पिताजी, भाई, बहन। देखिए, हमारा जो परिवार बेहद मध्यम वर्गीय, निम्न बोलेंगे, एकदम निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से मैं ताल्लुक रखती हूँ। मेरी माताजी एक सरकारी स्कूल में सफाई कर्मचारी हैं। मेरे पिताजी, जो अभी ऑडियंस में ही बैठे हैं, वो पिछले 30 सालों से एक समाज सेवी रहे हैं और पहले उनका ताल्लुक कांग्रेस से भी रहा है। और उन्होंने जैसे तैसे करके हम लोग सारे बहन भाइयों को पढ़ाया। मेरे 2 भाई हैं, उनका एक जो मुझसे बड़े हैं वो जो है आंखों के कैंप लगाते हैं, और जो बड़े हैं
उससे जो बड़े हैं वो भी एक जो है प्राइवेट नौकरी करते हैं। मेरी दोनों भाभियां हाउस वाइफ हैं। मेरी सिस्टर की शादी हो गई है गुड़गांव में, वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है, एज अ टीचर आप पढ़ाती सबसे थी। छोटी हैं? हाँ, मैं अपने घर में और सबसे सबसे बड़ी होंगी आप? नहीं, मतलब ऐसा एक ही कुछ बार नहीं में है। मंत्री बनते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो छोटे हैं और हमेशा ही रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम वही राजनीति बदलने आए हैं जो एक 80-90 साल का बुजुर्ग आकर किसी अपने से छोटे नेता के पैर छूता है। तो सबसे पहले तो पैर छूने का चलन हमें बंद करना है। इस बात से आपको क्यों तकलीफ हुई कि 80, ऐसा आपने देखा कि 80-90 साल देखा है, का बेहद दुख होता है। दुख होता है? बिल्कुल दुख पर होता है। आपने कहा कि आप इस टाइटल्स के साथ नहीं जीना चाहती हैं। नहीं आप जीना बिडलान हैं या कोई बिड़ला फर्क हैं नहीं या पड़ता। बिरला हैं, उससे बिरले तो लग रही हैं अभी आप। इस हाँ। चीज से कोई हाँ। फर्क नहीं पड़ता हाँ। कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। फर्क पड़ेगा कि मैं कितना काम करके दिखा रही हूँ जनता के लिए। पर ऐसा रहा है पिछले 20 साल के दौर में, जितने भी दलित नेता आए हैं और जितने भी नेता आए हैं उन वो सब नेता ने, है ना, वो सब नेता है, कोई आम आदमी थोड़ी आया। आम आदमी तो अब आया ना। बोलने तो दीजिए मुझे। नहीं, वो तो नेता आए थे जी, आप वो तो नेता पूछने आए भी नहीं थे। देंगे। अब हम तो आम आदमी आए सेवा तो करने जितने के भी लिए जी। नेता आए उन्होंने अपने सामुदायिक पहचान को विशेष रूप से रेखांकित किया कि इस कम्युनिटी से आते हैं, उस कम्युनिटी से आते हैं। और दलित राजनीति में ये खास तौर से देखा गया, खासकर बीएसपी। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कभी बीएसपी के प्रति आकर्षित थी, मायावती के प्रति आकर्षित थी, या क्यों नहीं लगा कि वहां जाकर इस पहचान की राजनीति की जाए? देखिए, मैं किसी भी राजनीति के प्रति आकर्षित नहीं थी। हाँ। मात्र 26 साल की मैं हूँ। हाँ। और मैंने पढ़ाई खत्म करी। इसी उम्र में मायावती भी आ गई थी। अब मुझे नहीं पता वो कब आई कब नहीं, मैं अपनी बता रही हूँ। आप राखी बिड़ला को फोकस करो, मायावती को फोकस करो, पहले ये क्लियर करो। घूम फिर के मायावती मुझे तो लग रहा है, कुछ तो लग रहा है। खैर बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पहचान की राजनीति। पढ़ाई खत्म करी। हाँ। 2 साल का अपना जो हाँ। था मेरा जर्नलिज्म का जो मेरा करियर था, हाँ। उससे जुड़ी। इन बिटवीन ही आपका अन्ना जी का आ गया। हाँ। उससे मैं जुड़ी कि भाई कुछ तो बदलाव होना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी भी निकल गई, बुजुर्ग बैठे इनकी भी निकल गई। दांव पर लगा हुआ हम युवाओं का फ्यूचर। ना नौकरी है, ना सुरक्षा है, ना कुछ है। जाएंगे कहां पर? माँ बाप कर्ज लेके पढ़ाते हैं, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी लोन लेके मैंने करी। एजुकेशन लोन लिया मैंने, उसको लेके मैंने पढ़ाई करी। अब उस लोन को उतारने का भी प्रेशर, इधर ढंग की नौकरी नहीं मिल रही, उधर से क्योंकि महिला हूं, असुरक्षा महसूस होती है 24 घंटे, तो करे क्या? ऐसे में एक किरण आई जन लोकपाल बिल की, उसके साथ जुड़े। फिर उसमें भी ये महसूस हुआ कि नहीं, अगर ये जन लोकपाल बिल लेके आ रहे, समझ रहा हूं इस बात को। पता नहीं क्यों आप लोगों को भी सुनाई दे रहा है क्या कि वो कोई मायावती बोल रही है? ऐसा है क्या? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप लग रहा बना रहे है, हैं। मुझे नहीं, लग रहा नहीं, है। आप बना रहे हैं, आप बना रहे हैं, प्लीज। खैर मैं कोई ये जानना नेता आज चाहता हूं आपके कि उस स्टूडियो में पहचान नहीं की आया। राजनीति क्यों नहीं की? क्योंकि देश में हम एक राजनीति करने ही जातिगत नहीं आए जी। नहीं, हम ये तो राजनीति तो आप कर रही हैं। हम राजनीति करने नहीं है। ये तो हम राजनीति ही करने है। नहीं। ये राजनीति का टैग लगा है, राजनीति नहीं करने आए, सेवा करने आए। तो चलिए ठीक है, नाम बदल दीजिए। किसका नाम बदल दीजिए। किसका? राजनीति का नया नाम सेवा है, ये बिल्कुल। अच्छा ही है। उसको किसी और नाम से, पप्पू की जगह बबलू बुलाते हैं, उससे कोई बड़ी वो बात नहीं आपकी इच्छा है, वो है ना? आपकी इच्छा तो है। मैं हम क्या ये कर जानना सकते हैं? चाहता हूं कि क्यों मैं इस सवाल से बचिए मत, इसका सामना नहीं, मैं कीजिए। किसी सवाल से नहीं कि बची। जब जन लोकपाल का आंदोलन हुआ तो कई दलित कार्यकर्ताओं ने ये सवाल उठाए कि इसमें दलितों की भागीदारी नहीं है, इसमें आरक्षण को लेकर बहुत साफ समझ नहीं है, क्योंकि यूथ फॉर इक्वालिटी के भी लोग हैं। और ये सारी बातें जो पुराने दलों में होती हैं, वो एक तरह से हिस्सेदारी, रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं है, आदिवासियों का नहीं है। फिर भी एक राखी बिड़लान जैसी लड़की, जो स्वाभाविक रूप से ऐसा माना जाता है कि अपनी सचेत होती है अपनी इस पहचान को लेकर, उसको छोड़कर एक दूसरे पहचान की राजनीति करती है, सेवा करती है। क्यों? देखिए, ये मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ। हाँ, मैं वही समझा रही हूँ आपको। हम लोग जब इस पार्टी से जुड़ने से पहले, शायद मैं भी, पार्टियां क्या करती है, जो भी राजनीतिक पार्टी होती है, वो जाति धर्म के आधार पे लोगों को बांटती है। ठीक है, बांटने के बाद उनका अपना अपना एक नेता चुन लेते हैं। अब ये बताइए, सिर्फ क्या दलित ही गरीब हो सकता है? कोई जाटव समाज का, कोई ब्राह्मण समाज का, जिसे जरूरत है, मेरी नजर में हर वो इंसान दलित है, या हर इंसान वो गरीब है, चाहे वो दलित समाज का, तो जिसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही। ठीक है, अब दलित समाज में भी मैं आपको दिखाऊं, मायावती भी कहती हैं, मतलब ये दूसरे पार्टी वाले भी समाज में भी मैं आपको दिखा दूं, इतने करोड़पति रसूखदार लोग हैं जिनका कभी पाला ही नहीं पड़ा। वो मतलब जब वो पैदा हुए तो उनके मुंह में भी चांदी की चम्मच लेके वो लोग पैदा हुए। उसी के अगर दूसरी हाथ देखे तो एक ब्राह्मण समाज का में भी एक ऐसा परिवार होता है जो उसके सदियों गुजर गए, लेकिन उनकी एक रजाई भी ढंग की नहीं, उनकी रजाई आज भी फटी हुई है।
तो हमें ये जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के मानवता की सेवा करनी है, आम इंसान की आपको लगता सेवा है कि करनी है। इसकी जमीन उसी है लिए आए दिल्ली हैं। के बाहर भी, क्योंकि कई पार्टियों का बड़ा आधार है, जातिगत आधार, और उन पर बड़ा विश्वास बना है। ये बदल जाएगा क्या? मौका आने पे आपको पता चल जाएगा। अब तो दिल्ली में भी इतने वो नहीं थे, विश्वसनीयता नहीं थी हमारी, इतना विश्वास नहीं था कि आम आदमी पार्टी कितनी सीटें आ जाएंगी। आप ही लोगों के चैनल, मेरे मीडिया के भाई बंधु ही दिखा रहे थे, कोई 2, कोई 4, कोई हद से ज्यादा आप लोगों ने हमारी 18 सीटें दिखाई थी। हम लोग तो जब भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि हमें विश्वास है अपने कर्म पे। हम कर्म के माध्यम से लड़ रहे हैं, ना कि किसी टैग के माध्यम से कि ये वाल्मीकि है, ये जाटव है, ये ब्राह्मण है। हम किसी टैग के आपके लिए लिए नहीं लड़ दलित रहे। पहचान कोई मायने नहीं रखती है? कोई पहचान मायने नहीं रखती, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज की हो, या वो कोई मुस्लिम समाज की हो। कोई समाज की पहचान मायने नहीं रखती। मायने रखती है तो वो सेवा मायने रखती है, और उसी के लिए हम आए हैं। उसी के लिए आप आए हैं। खैर ठीक है, हम एक और सवाल पूछेंगे कि आपने कभी वजीफा लेने का प्रयास किया है जो छात्रवृत्ति योजना के तहत दलितों को मिलता है, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को मिलता है, उसकी दिक्कतों से आप रूबरू हुई हैं कभी? बिल्कुल हुई। क्या है, क्या पता चला है? कॉलेज टाइम में ही हाँ। मैं, वैसे तो 12वीं तक तो मिलता ही था। हाँ। कॉलेज टाइम में जबकि शिवाजी कॉलेज में मैं पढ़ती थी, वहां कौन पर से सब्जेक्ट में? हाँ, मैंने बीए प्रोग्राम से। अच्छा। मैंने वहां पर अपना वजीफा लेने की लिए करा भी, अप्लाई भी किया, और मैं पास आउट भी हो गई। और मुझे बेहद दुख होता है इस बात के कहने के लिए कि मुझे मेरा वजीफा आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, जिसकी मैं हकदार थी। तो वही मैं राखी बिडलान से मैं जानना चाहता हूं कि आप ही नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग छात्र हैं। अब अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी ये वजीफा सरकार कहती है कि देते हैं, पर इसके सिस्टम में मैंने कभी लोगों से ऐसे नहीं मिला जो उन्होंने कहा कि हाँ बहुत आसानी से मिल जाता है। जैसे जब जन लोकपाल आंदोलन हो रहा था तब एक शिक्षक मिले कि एसडीएम के दफ्तर में बहुत रिश्वत देनी पड़ती है अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लेने के लिए, और 45 दिनों में दिया जाता है। राखी बिडलान के पास क्या ऐसा कोई प्लान है कि अपने अनुभव से तुरंत, मतलब वो जरूरी नहीं है कि मैं आपको वो 2 मिनट मैगी वाली बात नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन फिर भी कि इसको कैसे ठीक करेंगे? देखिए, इसका सबसे बड़ा तो हमारा एक ही, इसकी हमें दवाई लगती है। और यहाँ जितनी ऑडियंस बैठे, मैं तो उनसे पूछना भी चाहूंगी अगर उनके पास और कोई दवाई हो, कि हम तो स्वराज और मोहल्ला सभा के तहत करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झूठा भी सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो वो बहुत चक्कर काटते हैं। और उसके बीच में आज तो समस्या ही यही है कि जो नीडी इंसान है, जो जरूरतमंद है, उसे वो चीज नहीं मिलती, क्योंकि ऊपर वाले ही तमाम तरह की नीतियों को अपना के, हथकंडे अपना के वो चीज हड़प के ले जाते हैं, और जो एक्चुअल में जो बेचारा जरूरतमंद है उसे वो चीज नहीं मिल पाती। हम स्वराज लेके आ रहे हैं, मोहल्ला सभाएं लेके आ रहे हैं, और हमारी तो कोशिश रहेगी कि जो विधानसभा वहीं पर एक छोटा सा ऑफिस हम गठित कर दे, एसडीएम तक जाने का मौका ही ना मिले। वहां पर लोग बैठे होंगे, जिस तरह से अभी आपने ये चौपाल सजा रखी है अपनी, मोहल्ला सभा में लोग बैठे होंगे, पता ही चल जाएगा कि निम्न स्तरीय दलित वर्ग से है या नहीं है, झूठा अपना बनवाना चाह रहा है या क्या करवा रहा है, सेम एयर की पेंशन की उससे जरूरत है या नहीं है। मैंने अभी आपके बाहर भी बहुत अच्छा से एग्जांपल दिया था कि सबसे बड़े बुजुर्ग अगर रवीश जी है, तो हम लोग इनका सबका समर्थन कर देंगे कि ये बुजुर्ग आदमी इन्हें पेंशन दे दो, जल्दी रिटायर करने में लगे, इन्हें पेंशन दे दो, राखी बिरला को मत दो या किसी और को मत दो। 1,000 मिलता है, उस राशि को भी कुछ बढ़ाने पर भी विचार करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। 1,000 में दिल्ली में किसी वृद्ध का जो 60 साल से उम्र का है, मैं बिल्कुल आपकी बात आय का साधन नहीं है, कैसे गुजारा करेगा? मैंने मेरे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मैंने उनसे सबसे प्रेजेंटेशन मंगाई है। हाँ। ठीक है, एक मेरी मीटिंग उनके साथ हो गई, एक और सेशन हम उनके साथ करने वाले हैं। हाँ। और बहुत अच्छे उनके बीच में से भी पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। लेकिन वही आप वाली बात कि इंस्टेंट मैगी वाला तो काम है नहीं, समझने में टाइम लगेगा। एक आम लड़की बेहद खास कुर्सी पे जाके बैठी है, तो उस कुर्सी को भी मैं कैसे आम बनाऊं, उसके चक्कर में मैं भी लगी हुई हूँ। बाप रे। घर में डांट नहीं पड़ती थी जब आपने पहली बार कहा कि जन लोकपाल में जुड़ने जा रही हूँ, अब नौकरी नहीं करूंगी और राजनीति करूंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे सही वाला बताइएगा। सही वाला ही बता रहे जी, हम झूठ नहीं बोलते। हाँ, झूठ नहीं बोलते हम सच ही बोलते हैं। अच्छा ठीक है, जितना सच बोलते हैं मेरे पिताजी, क्योंकि शुरू से ही मैंने बताया ना, पिछले 30 साल से समाज सेवी है, तो जिसका बाप समाज सेवी होगा वो अपनी बेटी को कैसे रोक लेगा? पहले तो आप मुझे इस बात का जवाब दो। नहीं, ये तो आपके पिताजी से मैं पूछूंगा, तो पूछे ना फिर, मैं उनसे पूछूंगा। तो आप क्यों नहीं पूछते? लेकिन फिर भी कोई तो बोला ये लड़की कहाँ राजनीति में पड़ गई? कोई नहीं बोला? कोई नहीं बोला। सपोर्ट मिला मुझे मेरे परिवार की तरफ से। अच्छा। क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जो हर एक छोटी से छोटी काम कराने के लिए पैसे दे के आते हैं, उन लोगों के बीच में से मैं आई हूँ।
और अगर मेरे माध्यम से वो काम खत्म हो सके और मैं उस काम को लीड कर सकूं तो लोग मुझे पुशअप करेंगे, ना कि मेरी टांग खींच के घर में बिठाएंगे। किसी ने आपको डांटा नहीं कि ये क्या लड़की नौकरी करती तो ज्यादा अच्छा था, शादी कर दी जाती तो वो भी ज्यादा अच्छा था, ऐसा नहीं हुआ? शादी, देखो शादी तो सभी करते हैं। हाँ शादी, अगर आप शादी ना करके हाँ। लाखों करोड़ों लोगों का जीवन सुचारू रूप से चला सको, भ्रष्टाचार खिलाफ, भ्रष्टाचार के जो फ्री है उसके लिए लड़ सको, करप्शन फ्री इंडिया बना सको, तो वो शादी से भी कहीं ऊंची मुझे उससे खुशी मिलेगी। करेंगी ना फिर शादी में? क्यों अगर आप कहते तो नहीं करते जी। नहीं नहीं, आप जरूर कीजिए भाई, मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं ये चलिए एक अलग बात है कि मायावती से थोड़ी तो आप अलग हैं। मैं यार, आप मेरा कंपैरिजन उनके साथ क्यों कर रहे हैं? आप डरती क्यों उनसे? क्या वो बड़ी नेता हैं दलित समाज की? मैं क्यों डरूं? हाँ। मुझे क्यों डर? अगर मुझे डर होता तो मैं चौहान के सामने इलेक्शन ही ना लड़ती। हाँ। हम डरते ना। अच्छा, उनका मूल्यांकन आप कैसे करती हैं? किसका मूल्यांकन? मायावती का। मैं क्यों बताऊं जी, मैं किसका मूल्यांकन? आपने इतना नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी का मूल्यांकन किया है। नहीं, मैंने ना मेरे लिए राहुल गांधी कोई मायने रखता, ना मेरे लिए नरेंद्र मोदी कोई मायने रखता, ना मेरे लिए मायावती मायने रखती। मेरे लिए मायने भाई, रखती है इनके लिए तो कोई जनता। मायने ही नहीं रखता। मैं सवाल क्या पूछूं फिर? हमारे लिए तो जनता शाहरुख खान मायने रखता है कि नहीं रखता? कोई मायने नहीं रखता। वो भी नहीं रखता। देश सलमान सेवा खान भी मायने नहीं रखती है। देश सेवा जिससे हम लड़ रहे हैं, मैंने बताया ना, आप लोगों का जीवन निकल गया, बुजुर्ग लोगों का जीवन निकल गया। यार ठीक है यार, फिर तो गांव पर लगा हम युवाओं का जीवन। मेरा तो निकलने से पहले ही आपने निकलवा दिया है। भैया अच्छा, यहाँ ऑडियंस बैठी है, दाव पर किसका जीवन लगा है? युवाओं का ना, युवाओं का जीवन दाव पर लगा। देखो मेरे साथ इतने सारे वोट आप मैं बाल रंगवा लूंगा मैं इसी को, अगर ये बात आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हाँ नहीं, वो तो कह रही हैं कि पेंशन देंगी वो मुझे। वही नहीं, पेंशन देना चाहती हैं, बिल्कुल देंगे, देना चाहती हैं सर, ऐसा नहीं। लेकिन राखी, जिस मंगोलपुरी की जिन बस्तियों से आप आती हैं वो एक दिल्ली की बड़ी हकीकत है। 40 से 45 लाख की आबादी वहां पर रहती है और तमाम दावों के बावजूद मेरा उन बस्तियों में जाने का थोड़ा बहुत तजुर्बा रहा है। ना तो उनके निकलने के रास्ते हैं, रास्तों पे नालियां बजबजाती हैं और पानी वगैरह वगैरह सब चीज नहीं है। ठीक है, बहुत तरह की दिक्कतें हैं, बहुत ज्यादा। और सिर्फ इस घोषणा से कि हम उसे नियमित कर देंगे, अनियमित की जगह काफी नहीं होगा। उन समस्याओं को आपको लगता है कि आपके पास, सरकार के पास इतने संसाधन हैं, इच्छा शक्ति है कि उसमें कुछ बदलाव हो पाएगा? देखिए, संसाधन तो जितने पहले थे, जो भी आपकी पहले सरकारें चली, उतने ही आज भी हैं। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं इस बात का दावा करती हूँ आपके यहाँ से कि उनके पास इच्छा शक्ति नहीं थी, हमारे पास इच्छा शक्ति है जी। है, हम करके दिखाएंगे। करेंगे? आप उन बस्तियों में जाएंगे? ये 4 दिन वाला मामला तो नहीं है फोटो खिंचाने वाला? क्यों खिंचवाएंगे फोटो? हमने नहीं, बहुत लोग अब आलोचना कर रहे हैं कि 4 दिनों तक आपने काफी फोटो खिंचवाया, फिर इनोवा में आ गई आप। नहीं तो इनोवा में जाओ यार, जिसके पास गाड़ी नहीं है या गाड़ी ले ली तो हमने बोला था कि हम लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे। मैं यहाँ बैठी हूँ, निकाल के ले आई हमारा मैनिफेस्टो, जो भी मैंने वो लाया था, मैं उधर रख दिया। लाल बत्ती की गाड़ी, सवाल ही कर लेता हूं। लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे, सीधा साधा एक सेंटेंस था। ठीक है, सरकारी गाड़ी, क्योंकि पूरी दिल्ली देखने अगर मैं एक एमएलए तक सीमित रहती तो शायद मैं सरकारी गाड़ी में लेती, क्योंकि मुझे मेरी विधानसभा में घूमना है। लेकिन अब पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी मिली है, वो भी इतनी अहम जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि आप विधानसभा ऑटो से जा रही थी तो आप पहले ही दिन से सरकारी गाड़ी से जाती, वो कोई बात नहीं थी? पहले दिन से जाती सरकारी गाड़ी से, लेकिन मुझे पूरी दिल्ली में विजिट करना था। ठीक है, और जब तक मेरी जेब में पैसा था, मैंने दूसरे की गाड़ी में पेट्रोल डलवाया और भैया हमने खूब सवारी करी। अब जेब में पैसा भी खत्म हो गया जी, बेहद निम्न वर्गीय परिवार से हैं। अच्छा। आप अपनी गाड़ी दे दो, सैलरी अभी आई नहीं है एमएलए वाली, आप अपनी गाड़ी दे दो, मैं वो सरकारी गाड़ी वापस बिल्कुल ले जाइए आप। ठीक है जी, सवारी चाहिए नहीं चाहिए? दे दीजिए, मैं इनोवा से आता हूँ। जी क्यों दे दे, फिर तो हम ही ना रख लेंगे। आप बिल्कुल वो गाड़ी ले जाइए। नहीं, ये आलोचना आई है, ये आलोचना आई है कि जो 5 दिन आप विधानसभा गई ऑटो से और उसके बाद जब तुरंत इनोवा से आई, तब लोगों को दिक्कत हुआ कि ये क्या था, ये कहीं फोटो ऑफ स्टंट तो नहीं था? फोटो ऑफ स्टंट कुछ भी नहीं था, ना ही मुझे फोटो खिंचवाने का, ग्लैमर्स लेने का शौक है। मेरा एक ही उद्देश्य, बहुत लेकिन पीछा किया आपको यहाँ तक लाने के लिए, ये तो मैं इतना कह सकता हूँ। तो आप यही देख लीजिए ना, अगर मुझे शौक हो तो पहले दिन आके धमक जाती और बैठ जाती जी आपकी कुर्सी पे। ना ही इस कुर्सी से प्यार है, ना ही आपके इस झूठे वाले कैमरे से प्यार है। हमें प्यार है जनता से, 25 में दिखाता है। हमें प्यार है जनता से, उसकी सेवा से। और शायद आप देखते होंगे, जिस दिन से मैंने शपथ ली उस दिन से लगातार सड़कों पे रात के 4-4, 2-2 बजे तक मैं वहां पर निकली रहती हूँ। सिर्फ एक ही उद्देश्य है मन में कि अगर मेरी रातें बर्बाद करने से ये जो रैन बसेरे में नर्क की जिंदगी जो जी रहे हैं, उन्हें अच्छी जिंदगी मिल जाए, तो मेरे लिए इससे बड़ी इनोवा, इससे बड़ा महल कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा, वो सरकारी बंगला भी नहीं लेंगे।
किस चीज की जरूरत है? नहीं बंगला है। लेना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत अब बंगले में बैठ के थोड़ी ना दिल्ली में घूमेंगे भाई। आप गाड़ी रह की के जरूरत लोग इसलिए आएंगे, थी। ऑफिसर आएंगे मिलने के लिए, कोई इसमें क्या बात नहीं। दिक्कत है आपको? आप अभी सुबह 300 लोगों को डील करके आई हूँ आप उसे अपने घर से? अपने घर से। मैंने बताया ना, काम करने की इच्छा शक्ति है, संसाधन मायने नहीं रखते। तो इच्छा कभी तो शक्ति। मतलब लोग आएंगे, बहुत सारे बाहर के लोग आएंगे मिलने के लिए, तो तो कोई बाहर एक के घर लोग तो भी होना उसी चाहिए। 25 गज के घर में अब रह आप लेंगे वहां जहाँ से मैं हिलेंगे रहती नहीं हूँ। वहां से? क्यों हिलूंगी? मेरे माँ बाप का वो 25 ये अरविंद ने मना कर दिया तो सब भी मना क्यों? कर दें? ऐसा तो अरविंद जी ने तो बोला ना कि उन्हें जरूरत है। मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं मुझे जरूरत है। तो आप आपने वहीं मेरे मुंह से रहेंगे? सुना? ठीक है। सुना आपने? पहले है ना नहीं, कदम? मैंने तो नहीं सुना। तो बस फिर हाँ। जब नहीं सुना तो पूछ भी क्यों हाँ, रहे हैं? बड़ी डांटती हैं भाई, मैं क्या करूं? तभी मैं कहा कि वो उनके जैसा, ठीक है उनके जैसे नहीं लगती हैं पर भाई प्लीज देखिए रवीश जी, आप ये एक और नया वो दे रहे पॉइंट। पर ठीक है, ये अच्छी बात है कि कोई दलित पृष्ठभूमि से, अनुसूचित जाति की पृष्ठभूमि से आकर ये कहे कि मैं उस पहचान की राजनीति नहीं करना चाहती हूं, तो वो ठीक बात है। मैं कहां कह रहा हूं कि वो गलत है। कोई जो कहे कि मैं उस पहचान से राजनीति करना चाहती हूं, तो वो भी ठीक बात है, क्योंकि उसकी भी एक पृष्ठभूमि रही है। क्योंकि राजनीति के उस दौर में उस वर्ग को जब प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो उसके पास और क्या जरिया था अपनी संख्या और उस पहचान के जरिए। भूपिंदर सिंह जी, आपको नहीं लगता कि आपकी बेटी कांग्रेस में ही रहती तो ठीक थी? आप बैठ के माइक ले लीजिए। हाँ, ऐसा है जी, पार्टी जो है जो भी बनती है वो देश सेवा के लिए बनती है। कांग्रेस में भी बहुत अच्छे थे, अब भी हैं, पर क्या है कि जो भी पावर में आता है वो पैसे दे के टिकट को खरीदता है। कई कई करोड़ रुपए में टिकट ली, कई कई करोड़ रुपए आगे लगाए, तो उन्होंने बना दिया बिजनेस। आम आदमी पार्टी आई वो मानवता की सेवा के लिए, जाति मजहब धर्म से ऊपर हट के इंसानियत। बार एक मिनट जी सुनिए। हाँ। पहले आप बार बार दलित कह रहे, दलित ये सब हाँ। बता दो ना, कोई दलित नहीं। दलित कौन है? जिसके कर्म गलत है, गलत कर्म करता है, गरीब है। अब आपकी बेटी मंत्री हो गई जी जी, कोई आएगा तो कोई कलम ही लेके आ गया, कहेगा कि नहीं जी ये तो हम रिश्वत नहीं दे रहे हैं, कलम है, आप मंत्री हैं, साइन करेंगे। कोई कुछ पंखा लगा गया, ये सब बदलाव देखेंगे तो आपको धीरे धीरे नहीं लगेगा मेरी अरे बेटी सर जी, हम शहंशाहों के शहंशाह क्या देंगे हमें? हमें दुनिया खरीद ही नहीं सकती। राखी मेरी बेटी है, हाँ। गर्व से कहता हूँ, उसके वो संस्कार है, मेल से कमा वो के ईमानदारी से कभी नहीं हिलेगी। बिल्कुल, मतलब पूरी दुनिया की दौलत खरीद नहीं सकती उसको, और कोई चीज डरा नहीं सकती। क्या बात? सबके लिए सत्य, ये जीत जो हुई है सच्चाई की, आम आदमी की जीत हुई, और आम आदमी की ताकत। इससे बड़ा भरोसा क्या हो सकता है कि एक पिता कह रहा है कि उसकी बेटी को कोई खरीद नहीं सकता है। तो चलिए, यही आश्वासन बहुत है लोगों के लिए कि आप भ्रष्टाचार के फाइल लेकिन ठीक से पढ़िएगा। फिर उसमें लोग कहते हैं कि बहुत सारा अगर मगर होता है, एक सिग्नेचर पे बहुत तरह सारी चीजें हो जाती हैं, तो उनका जो एक विश्वास था, लेकिन फिर भी हम उस पहचान से का सवाल जरूरी था, क्योंकि वो एक उसी सेट से नजरिया होता है, लोग देखते हैं। ठीक है, आपने अपना एक अलग नजरिया पेश किया। कोई लोकसभा चुनाव लड़ने का कोई इरादा तो नहीं? अभी नहीं, कोई इरादा नहीं है अभी तो। बस एक, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है और मैं इस जिम्मेदारी से बहुत खुश भी हूँ, क्योंकि एक महिला हूँ तो महिला सुरक्षा का मेरे को वो भी आपको करना है। तो वो कैसे करेंगे? कमांडो, मतलब यहाँ तो कोई कमांडो जैसा दिख नहीं रहा है, मतलब वो कैसे बनाएंगे? कमांडो फोर्स, क्योंकि स्टेट लेवल पे हमने डाला था ये मुद्दा। हाँ। और इसके लिए जितने भी रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स हैं, आज भी सुबह कुछ मुझसे मिलने आए थे लोग, जो है पुलिस के, दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड एक डीसीपी मुझसे मिलने आए थे, और भी आर्मी के कुछ सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर्स हमारे कांटेक्ट में हैं। वो, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं लगातार, वो किस प्रकार से ट्रेनिंग देंगे। इसके अलावा बहुत से युवा वर्ग के लोग टच में हैं जो इस फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, और इसमें सबसे बड़ी जो मेरे लिए खुशी की बात है कि बहुत सारी लड़कियां भी है इस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए। ये बहुत अच्छी बात। पर आखिर मेरा एक और आपके, हाँ, शुरुआत में ही एक चीज बोली, मायने नहीं रखते कि कितने कम संसाधन है, मायने रखता है कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी है। मेरा एक और सवाल है कि आपका जो महकमा है वो आमतौर पे महत्वपूर्ण जरूर है, मतलब जैसा मैंने शुरू में कहा कि आम से भी ज्यादा आमतर लोगों के लिए है, कि जो बहुत लाचार है वो मदद पाने के लिए जाता है। और एक तरह से सरकारी सिस्टम में भी ये माना जाता है कि किसी की शंटिंग करनी है तो आजकल वो चाइल्ड वेलफेयर में भेज दो। वहाँ का जो सेक्रेटरी है वो अपने आप को इंपॉर्टेंट फील नहीं करता है, जैसे पीडब्ल्यूडी का सेक्रेटरी फील करता है। और बहुत सारे जो सहायतार्थ जो नंबर हैं वो भी कभी ठीक से काम नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि इतना तो आपको एहसास होगा ही, मतलब इतने दिनों में आप पत्रकार भी रही हैं, तो इतना तो आपको एहसास होगा। इसको आप महत्वपूर्ण बनाने के लिए क्या करेंगे फिर?
देखिए हमें ना महत्वपूर्ण जैसा शब्द महत्वपूर्ण इसलिए कि उसमें एक सेंस ऑफ प्राइड आना चाहिए कि लगे कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं जिससे लोगों को पहले दिन ही जिस दिन मैंने बताया ना सभी डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिसर्स थे मेरी मीटिंग हुई थी उनके साथ और मैंने उन्हें पहले दिन बेहद साफ साफ शब्दों में बोल दिया था कि आज तक इस कुर्सी पे आके जो भी बैठा मंत्री उसने इस मंत्रालय को अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। आपने कहा अफसरों से? हाँ। अच्छा। मैंने बोला किस बात का डर, सच्चाई तो पेश कर रही थी मैं क्योंकि मैं तो जमीन से जुड़ी हूँ। वो लोग उन लोगों की पेंशन बनाते हैं जो जहां उनका वोट बैंक एकदम फिक्स रहे। ठीक है, हमें अब काम करना है। आपने आज से पहले उन ऑफिसर्स को मैंने बोला आज से पहले आपने जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी कुर्सी को अपने काम को देखा हो, लेकिन क्योंकि आज आपके साथ मैं जुड़ गई और मेरे साथ बहुत सारे आम आदमी जुड़ गए हैं तो अब हम इस डिपार्टमेंट को सेवा का माध्यम से काम करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारा लक्ष्य होगा सेवा, और सेवा भी ये नहीं कि कोट पैंट को टांग के आ गया तो हमें उसकी पेंशन बनाने को प्रायोरिटी देनी है। हमें प्रायोरिटी देनी है उस लाइन में जो 90 साल की माता खड़ी है एक डंडा लेके और उसे कुछ नहीं पता, हमें प्रायोरिटी देनी है उस महिला को। इतने विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैं तो आपके विभाग का वेबसाइट देख रहा था, उसमें बहुत सारे आंकड़े 2010 से अपडेट नहीं हुए हैं। एक सीधा सामने मैंने आपको बता दिया उसका सीधा सा, फिर वो बोलेंगे कि मोहल्ला सभा। एग्जाम्पल भी दे दिया आपके माध्यम से। लोगों को पता नहीं है कि लाडली स्कीम में कितने बच्चों को कितनी लड़कियों को मिला है ना, ये कुछ भी पता नहीं, उस वेबसाइट से पता नहीं है। हालांकि उन्होंने आपका फोटो भी नहीं लगाया मंत्री का कौन। बिल्कुल सहमत हूं, हमें कोई शौक भी नहीं, कोई शौक नहीं है, कोई शौक नहीं। लेकिन वो 2010 के बाद आंकड़े नहीं है, कई खानों में कुछ आंकड़े नए हैं, कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है कि कोई फॉर्म भरना है, 1 लाख की आमदनी का क्राइटेरिया, तरह तरह के क्राइटेरिया ये सब बंद होंगे। सबसे पहली तो बात, किसी में तो आप 1 लाख की मिनिमम आय मांग रहे हैं, किसी में आप 95,000 मांग रहे हैं, किसी में एक में मैंने देखा था पता नहीं वो विधवा स्कीम थी या कोई विकलांग की स्कीम थी जो वो मुझे अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उसमें 75,000 है। तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे? वो बेचारा फिर धक्के ही खाता रह जाएगा, गरीब आदमी जो जरूरतमंद है। हमें ये सारी चीजें बंद करके एक मोहल्ला सभा बुलाएंगे, उसमें क्योंकि उस मोहल्ले के लोगों को भी पता होगा किसे जरूरत है या नहीं है, या ये झूठ बोल रहा है। जो झूठ बोल रहा है उसका भी पर्दाफाश होगा, जो जरूरतमंद है उसको उसका हक मिल जाएगा, चाहे फिर वो किसी भी समाज से ताल्लुक रखता हो। दामिनी आंदोलन के समय अब चूंकि ये जुवेनाइल वाला मामला आपके विभाग में भी आता है, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये उम्र 18 साल से कम करना चाहिए या फिर वही रहना चाहिए, 18 साल ही रहना चाहिए? कभी सोचा है आपने इस पे? नहीं, देखिए कम करना चाहिए, बिल्कुल कम करना चाहिए। जब उसे इतना पता है कि हम शराब पी के और इतना घिनौना काम कर सकते हैं, तो वो कहां से नाबालिग और बालिग वाली स्थिति में आ गया, बताइए आप मुझे। और इसमें ये जरूर हो सकता है कि एक बच्चा जो इन्फ्लुएंस हो गया हो इस आपराधिक उससे, तो इसके दो वो बनने चाहिए सेंक्शन कि एक बच्चा बहुत अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता है लेकिन जाने अनजाने में वो इसमें फंस गया, लेकिन उसे भी इतना लाइटली ना ले, उसे भी स्ट्रिक्ट दे एक्शन, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करे ताकि वो जन जन्मांतर तक याद रखे कि मुझे गलती करके ऐसा काम ना करना पड़े। लेकिन एक बच्चा जो कि अपने आप को इस चीज का फायदा उठा रहा है कि मैं भी नाबालिग हूं और मैं कर सकता हूं, मैं 3 महीने में या 3 साल में छूट के आ जाऊंगा, लेकिन उसका हिस्ट्री बहुत खराब है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसे इसके अंदर नहीं लाना चाहिए। बहुत दिनों से तो मैं नहीं गया, लेकिन ये जितने आश्रम और आश्रालय बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, खासकर जो लोग देखने में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, नेत्रहीन हैं, उनके भी जो आश्रम बनाए गए हैं उन सब की हालत बहुत खराब होती है। ठीक है, सब कोई आता है, सब कोई कहता है, पर कुछ बदल नहीं पाता क्योंकि उनके जो वार्डन होते हैं, यहाँ पर जो किशोर उम्र के जो अपराधी रखे जाते हैं, वहाँ भी स्थितियाँ बहुत खराब होती हैं। तो क्या बदलेगा आपके आने से? मतलब सर देखिए, ऐसा हम लोग यहाँ सिस्टम बदलने आए, ये तो आप मानते हैं, बदलाव के लिए आए, वही तो मैं देखना चाहता हूँ। हाँ, मानता नहीं हूँ नहीं, क्योंकि फिर आप उसमें से मैं उसको पूरा क्लियर कर रही हूँ आपको। ठीक है। और हम क्योंकि किसी के पेट पे लात मारने भी नहीं है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा बताती हूँ। मैं पिछले 31 तारीख की रात को एक नाइट शेल्टर में गई थी, उसका इतना बेहद बुरा हाल था, मुझे नहीं पता आपके टीवी चैनल्स और ने दिखाया नहीं दिखाया, वहां पर लोगों के साथ जानवर सो रहे थे। मैंने उन्हें सीधा साधा बोला कि मैं 2 दिन बाद दोबारा लौट के आऊंगी और अगर ये हुआ तो फिर आपकी नौकरी से आपको जयराम जी के हम बाहर कर देंगे। अच्छा। ठीक है, क्योंकि हम किसी के पेट पे लात नहीं मारने आए, तो हमें उन्हें एक टाइम देना चाहिए, क्योंकि उसके साथ भी उसका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। और आप यकीन नहीं करेंगे, 2 दिन के बाद जब मैं 3 तारीख की रात को वहां पहुंची, वो एकदम इतना क्लीन था, वहां ना बदबू आ रही थी, लोगों को नए कंबल, 2-2 कंबल,
एक एक जो आपको उनको गद्दा, दरी और साथ के साथ एक मनोरंजन का साधन टीवी भी मिला। तो ये आपकी इच्छा शक्ति है। तो ये हो गया, इसमें ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं हुए। पैसे क्या, कोई कागजी कार्रवाई भी नहीं हुआ, मुझे तो किसी को फोन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी या उनको, क्योंकि अगर उन्हें बोलते भैया इन्हें कंबल नहीं मिल रहे, वो 10 कई बार लगता है जब नए मंत्री आते हैं और राज्यों में भी देखा है कि इस तरह के औचक निरीक्षणों से कुछ हरकतें तो दिखती हैं, नए मंत्री नहीं, पहले 5 दिन के बाद फिर वही हम तो 5 साल तक लगातार करेंगे जी। 5 साल तक जाते रहेंगे नाइट शेल्टर में आप? बिल्कुल जाते रहेंगे। तो हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। और भी लोग दिल्ली की इस नई युवा मंत्री से आप लोग भी सवाल पूछना चाहते हैं और बहुत लोग आपको देखना भी चाहता था कि राखी बिरलान है क्या, बला है या बिरला है या बिरले है। तो छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आप जनता लोग अपने मंत्री से सवाल कीजिएगा थोड़ी देर में। आप देख रहे हैं हम लोग आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दिल्ली की महिला एवं समाज बाल कल्याण समाज मंत्री और राखी बिरलान, और हम तो काफी बात करते रहे, अब आप ही लोग इनसे पूछिए। आप बैठ के पूछिए, आराम से सवाल पूछिएगा, आशीर्वाद नहीं दीजिएगा क्योंकि बच्ची हैं इसलिए इनको जरूरत नहीं है। आशीर्वाद नहीं, मुबारकबाद जरूर दूंगा कि आज देश की जनता आपके काम को देख रही है। और मेरी ये दुआएं हैं कि जो आपकी नियत और नीति है और नेतृत्व, ये चीजें जो हैं आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन सजेशन जरूर देना चाहूंगा कि ये जो विरोध में घिर जाते हैं केजरीवाल जी, वो कम से कम आपकी पार्टी से आपस में मशवरा करके कोई डिसीजन लें। क्योंकि मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैं जज्बाती हो गया ये सोचकर कि केजरीवाल जी को इतना परेशान कर रहे हैं कि जब उन्होंने कह दिया ये पैसा ठीक है ओके, 4 कमरे के बजाय 5 कमरे का ले लिया, तब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तब भी परेशानी कि साहब ये तो लाखों रुपए खर्च हो गए। खुद कांग्रेस के आदमी कह रहे हैं अरे साहब ये तो उनको मुख्यमंत्री को मिला था। अरे मुख्यमंत्री को मिला था, एक तरफ कहते हो कि लोग कहां से आएंगे। तो मेरी ये दरखास्त है, मैंने कल एसएमएस भी किया है कि आपके पास से कोई नंबर जैसे होने चाहिए जो हमारे दिल में कोई बात आ रही है हम आपसे कहें, क्योंकि हम आम आदमी हैं कि भाई केजरीवाल जी कोई फैसला करने से पहले मशवरा कर ले। अभी आज उन्होंने कह दिया इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, कल हालात आए लड़ेंगे तो फिर वही विरोधी कहेंगे, खासतौर से मीडिया वाले भी। भैया आपने तो पहले ये कहा एक ही बार बोले, बार बार ना बोले, ये कांग्रेस से सपोर्ट ले ली। तो अब सवाल ये है कि कांग्रेस से सपोर्ट मजबूरन में ली है कि वरना तो देश के ऊपर इतना खर्चा हो जाता। तो ये सारी बातें जो हैं इस पे राखी, जो आपने बोला कि अरविंद जी ने अब घर ले लिया था तो मना कर दिया, अब क्या करें। अब जैसे ये रवीश जी मुझे बोल रहे हैं कि आपको घर ले लेना चाहिए। अगर मान लो पहली बात तो मुझे चाहिए ही नहीं, और अगर राखी बिरला ले ले तो यही वो रवीश जी होंगे, यहाँ हेडलाइन चल रही होगी राखी बिरला ने बड़ा घर ले लिया। इनका ये कहना है कि आप एक ही बार एक फैसला कीजिए, फिर उसको बार बार उसको इस तरह से इतनी जल्दी ना बदलें। मजबूर कर देते, कितना मजबूर कर दे, अब आपके सामने ही है। अब क्योंकि अरविंद जी ने 2 फ्लैट इसलिए लिए कि एक में ऑफिस चलेगा, क्योंकि भाई मुख्यमंत्री के पास कितने लोग आएंगे। पर लोगों को ये कहना था किसी डीडीए के घर में ले लेते, किसी छोटी जगह पे ले लेते। मिल ही नहीं रहा, वो ढूंढ तो रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं मिल रहे घर। उन्होंने रात को भी, हम जब मीटिंग में बैठे थे, वो रात को भी बोल रहे कि भाई कोई छोटा घर दे दो, मेरी विधानसभा में दे दो, मिल ही नहीं रहे, खाली ही नहीं है। औरतों की सुरक्षा का आपको जिम्मा मिला है जो कि दिल्ली में बहुत बड़ा मुद्दा है, तो आपके इसके लिए इनिशियल स्टेप्स क्या होंगे? इनिशियल स्टेप तो देखिए, सबसे बड़ा जो मैं अपने बिहाफ पे अकेली कर सकती हूँ वो कर रही हूँ, पूरी रात घूम रही हूँ, ठीक है। डार्क जो अच्छा कर रही हैं अकेले, बहुत अच्छा। तो आप भी चलिए ना साथ। नहीं हम तो चलेंगे आपके साथ, एक दिन मैं देखने आऊंगा। मैं अभी देख रहा हूँ कि हमारे एक मंत्री इतने जोश खरोश से बोल रही है, तो मैं आऊंगा जरूर देखने के लिए। मेरे को भी बेहद खुशी होगी। लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कि थोड़ा निकलना चाहिए रात को भी घर, क्योंकि रात को निकलने से 2 चीजें होंगी। जब उन्हें एकदम से पता चलता है, मैं पहले दिन की बात बताती हूँ, 29 तारीख को जिस दिन निर्भया की पुण्यतिथि थी, मैं उस दिन जब रात को निकली, तो जब मैं वसंत विहार के पुलिस स्टेशन में पहुंची, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ये मंत्री जी हैं, तो उस महिला कांस्टेबल का इतना बुरा मतलब मेरे साथ व्यवहार था, तो मैंने उसे साफ बोला, बल्कि उसके जो बराबर वाला सीनियर बुजुर्ग अंकल थे वो खड़े हो गए और उन्होंने, जो एक मंत्री को लोग रिस्पेक्ट जिस तरीके से करते हैं, उन्होंने वो करा, लेकिन वो महिला खड़ी नहीं हुई। तो आपको बुरा लग गया?
मुझे क्यों बुरा लगेगा? मुझे बुरा ये लगा कि जब वो मेरे साथ ऐसा करे तो और महिलाओं के साथ कैसा करती होगी। आज तक ये समझ में नहीं आया कि कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पे आम आदमी पार्टी की रुख अभी तक स्पष्ट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आरक्षण के मुद्दे पे अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है, और नक्सलवाद के मुद्दे पे कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की गई है, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की गई है। मेरे गांव की नदी सूख रही है, उस पर भी टिप्पणी नहीं की गई है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर कोई एक स्पष्ट बयान दें कि इसके ऊपर आपके क्या, किसके लिए? गंडक नदी के बारे में, मेरे गांव के बारे में। ठीक है, आप ये आरक्षण वाले पे बोल दिए, कई लोग पूछते हैं। सर देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और इसके बारे में मैं डिस्कस भी करूंगी, क्योंकि हम लोग अब एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में लड़ने जा रहे हैं, तो हमारी जो पूरी टीम है मैं उससे डिस्कस करूंगी। लेकिन आरक्षण के मुद्दे पे मैं बता दूं, ये मेरी पर्सनल राय है, मुझे नहीं पता ये पार्टी का अंदर से क्या डिसीजन होने वाला है जब हम मीटिंग में बैठेंगे। मैं चाहती हूँ कि आरक्षण उस इंसान को मिले जिसकी उसको जरूरत हो। वो किस जाति धर्म से ताल्लुक रखता है ये ना देखे कि वो वाल्मीकि समाज का है, वो जाटव समाज का है, चाहे वो एकदम टॉप लेवल का ब्राह्मण समाज का हो, लेकिन उसे जरूरत है तो वो आरक्षण उसे मिलना चाहिए। मैं इसके फेवर में। आप जर्नलिज्म बैकग्राउंड से हैं, जिसमें कहते हैं कलम आपकी तलवार होती है, और आज आप यंगेस्ट मिनिस्टर हैं आम आदमी पार्टी की, तो क्या मंत्री बनना इतना जरूरी है कि आप लोगों के सामने अपनी बातें रखें? आपके अकॉर्डिंग क्या है? हर इंसान तो मंत्री नहीं बन सकता, या मंत्री बन के अपनी बात रखना ये तो बहुत असंभव सा आपने सवाल पूछ लिया। हर किसी के बस की तो मंत्री बनना है नहीं। ठीक है, हम कैसे बन गए तो हमें भी नहीं पता चला, ये तो आप लोगों ने बना दिया। आपको भी लगा कि कुछ चमत्कार हो गया है? चमत्कार हो गया, और ये बहुत अच्छा होने की हम सेवा कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ। ठीक है ना? पूछिए सवाल। तो हम लोग वही व्यवस्था बदलने आए कि एक आम आदमी भी अपना बात रख सके, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो कुछ भी कोई भी हो, वो अपनी बात धड़ल्ले से रख सके। इस पूरे सिस्टम को बदलने के लिए ही हम लोग आए हैं। कोई अपनी आवाज ना दबाए, मेरा तो मेन मोटिव यही रहेगा। आम आदमी पार्टी जिस तरह आजकल काम कर रही है, बहुत तारीफ ले रही है लोगों की, तो जितना इफेक्टिव आप काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो और बेहतर हो सकता था अगर आपके पास पूर्ण बहुमत होती? अब हमारे पास कुछ तो है पूर्ण बहुमत। अगर दोबारा इलेक्शन होंगे तो आप जैसे भाइयों पे पूरा भरोसा है और अपने काम पे भरोसा है कि हम काम करके दिखाएंगे। तो ऐसा कोई आने वाली बात नहीं है कि पूर्ण बहुमत है या नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति है, काम करके दिखाएंगे। ठीक है राखी, मतलब आपने चुनाव में कितने पैसे खर्च किए? मेरे चुनाव में खर्च हुए होंगे तकरीबन 10 से 10.5 लाख रुपए। 10.5 लाख रुपए, और वो पैसे पार्टी ने दिए? हाँ, पार्टी ने दिए। कुछ मैंने चंदा उगाया अपनी विधानसभा में, एक रुपए का भी चंदा लिया है, मेरे पास प्रूफ है, पर्ची है मेरे पास, मैं उसकी पर्ची काट के दी थी। 1 रुपए की? ठीक है, बस फिर भी चुनाव काफी महंगा है। अगर आम आदमी भी लड़े और 10 लाख में विधायक बने तो मेरे हिसाब से क्यों काफी महंगा। 10 करोड़ और 10 लाख का कहीं तो कंपेरिजन कर लीजिए। हाँ, कुछ तो मतलब कुछ तो सोचिए। नहीं, मैं वही तो कुछ सोच रहा हूँ, मैं वही कुछ सोच रहा हूँ। हाँ, चुनाव था, एक आम आदमी अगर चुनाव लड़ा 10 लाख रुपए में, बहुत बड़ी बात। और वो इतने बड़े दिग्गज को उसने हराया जिसके पास पता नहीं अनगिनत वो है संपत्ति। आज के समय में हमारे देश की राजनीति का बहुत ही बुरा हाल है, तो हम जी। जैसे युवाओं को आप राजनीति में आकर्षित करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप हो जाइए आकर्षित, मतलब वो क्यों कहेंगे, मतलब उनके होने से क्यों है? हाँ, एक देखिए सेकंड, जी, उधर से आवाज आ रही है। राजनीति को एक तरफ छोड़ दीजिए, देश का सोचिए। हाँ, देश कितने अंधेरे में जा रहा है, और देश का भविष्य क्योंकि हम लोग हैं तो हमें तो सामने आना ही पड़ेगा। देखिए, एक सामाजिक चीज भी है कि लड़के या पुरुष कैसे स्त्री को देखता है, वो बदलाव आप सिर्फ शायद कमांडो फोर्स बनाकर नहीं ला सकते। उसके लिए तो देखिए नुक्कड़ नाटक कराने पड़ेंगे, नुक्कड़ नाटक कराने पड़ेंगे, जागरूकता लानी पड़ेगी कि आप अपने माइंडसेट को बदलिए। सिर्फ एक लड़की जो है आपकी फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए नहीं है, वो कोई कॉमोडिटी नहीं है, वो भी एक इंसान है, उसका भी जीने का हक है, उसका भी अपनी मर्जी से कपड़े पहनने का हक है। क्योंकि बहुत अजीब अजीब से बयान आते हैं कि उन्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भैया क्यों नहीं पहनने चाहिए? आप कौन होते हो किसी को रोकने वाले? कि उसे ऐसे कपड़े पहनने चाहिए नहीं पहनने चाहिए, वो उसकी मर्जी है, उसका जीवन है। मैम, मेरे आपसे सिर्फ 2 छोटे सवाल हैं। पहला जो सवाल है वो मैं सर रवीश सर के साथ जोड़ना चाहूंगा। आपने सर मत लगाओ यार, छोड़ दो। आपने कहा जैसा 2 कि सर हो जाते हैं मेरे ऊपर, एक तो सर है ही, काफी है वो। आपने जैसा कहा कि गाड़ी की आवश्यकता पड़ती है पूरी दिल्ली को घूमने के लिए, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसा कि आप चीफ मिनिस्टर अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी के आप देखते हैं, जो कि बंगाल में रह चुके हैं, और अभी हाल ही में अपने मानिक सरकार जो है अपने त्रिपुरा से, तो उन्होंने अभी तक इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करा। क्या वो पूरा नहीं घूम रहे अपने इलाकों को? सर जी देखिए, जरूरत पर वो फेसबुक पे उन्होंने एक तो कंपैरिजन डाला है। इतनी छोटी सी मेरी उम्र है और नहीं, मैं कर रही हूँ ना, क्योंकि भैया मैं महिला हूँ। साध्वी के सवाल पे काफी एग्रेशन आता है। हाँ, ठीक है ना, क्यों एग्रेशन आता? कोई एग्रेशन नहीं आता, ठीक है ना।
मैं तो रवीश जी को कह रही हूँ भाई अपनी गाड़ी दे दो, मैं वो वापस कर आप ले जाइए मेरी गाड़ी। ऑन एयर बोल रहे हैं, इनकी गाड़ी ले जाएंगे हम वो वापस कर देंगे, ठीक है ना। और इनोवा दे जाइएगा। क्यों दे जाइएगा, इनोवा पे ही तो बवाल हो रहा है। अब आप सत्ता में आ गए हो तो आपके दुश्मन भी बहुत है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है? नहीं, कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। कोई क्या कर लेगा, मारी डालेगा, मर जाएंगे तो फिर हमारी मर जाएंगे। सेवा कौन बहुत सारी करेगा? राखी बिड़ला इकट्ठी हो ये जाएंगी। बोले आप मर जाएंगे तो इनकी सेवा कौन करेगा? मैंने बताया ना, अगर हम लोग शहीद हो जाते देश के लिए तो इससे बड़ी बात तो कोई है नहीं। हमारी एक संतोष कोहली साथी शहीद हो गई, बहुत गर्व की बात होगी कि मैं देश के लिए शहीद हो जाऊंगी, लेकिन मेरे शहीद होने से यहाँ बैठी 15-20 लड़के इंस्पायर होंगे। ये तो जो स्टूडियो में उनकी बात कर रही हूँ, लेकिन बाहर लोग इंस्पायर होंगे, ठीक है ना। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि मेरे शहीद होने से इतनी देशभक्ति में जगा पा रही हूँ, तो इससे गर्व की बात आपके कोई नहीं शहीद है। होने से जो आप देशभक्ति जगाएंगे, आपके जीने से और भी आप कुछ कर तो वो सकते तो हैं, करे, तो क्या कोई- आपको नहीं लगता कि लेना आपको चाहिए, सिक्योरिटी है की जरूरत कोई है? सिक्योरिटी की मेरा जरूरत एक नहीं सवाल है, मैं एक कोई सवाल पूछ security लूं, की जरूरत रुकिए। मुझे नहीं लगता। मैं ये मुझे शुरू बिल्कुल में नहीं पूछना चाहता था, पर अब मैं पूछ लगता। लेता वो हूं। सिक्योरिटी अगर आप जैसी मेरी बहनों को मिल जाए, मिले वो माननीय खुशी की मंत्री बात जी, है। अगर इजाजत हो तो एक पत्रकार जी, सवाल पूछ सकता है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरा अपना ऐसा अनुभव रहा है कि दिल्ली के ल्यूटियन जोन में पावर का अपना एक एलिट होता है, ठीक है, उसमें आप लोग बाहर से आए हैं। कई बार चिंता होती है कि वो पावर एलिट जो है वो इतना शक्तिशाली है कि वो धीरे धीरे आप लोग को अपनी जद में ले लेगा, क्योंकि पावर की भी, सत्ता की अपनी एक भाषा होती है, उसका अपना एक पहनावा होता है। आप भले ही कपड़ा कुछ और पहन लें, मगर वो जो देखने का जो नजरिया होता है वो तरह तरह से लोग उसको देख रहे होते हैं। सर वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि हम कहाँ से निकल के आए और किस लिए निकल के आए। हमें ये सब चीजें, ये कल्चर ही तो बदलना है। मैं महिला सुरक्षा कमांडो फोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप एक बता फॉर्म सकते है, हैं? भर दीजिए। यार अभी कमांडो, पहले सेहत तो बना लो अपनी। हाँ, कमाल है यार, कमांडो बनोगे। नहीं रुकिए, अब इधर आता हूँ। हाँ, अरविंद केजरीवाल जी सारे फैसले जब लेते हैं सब जनता के ऊपर छोड़ देते हैं, और जब इन्होंने शपथ ग्रहण किया था रामलीला मैदान में, उस वक्त जब ये गए थे तो उस वक्त इनका तकरीबन खर्चा 78 लाख रुपीस के आसपास आया था। और आज शपथ ग्रहण समारोह। हाँ, उस वक्त जो तकरीबन जिनका खर्च आया था 70 लाख रुपीस के आसपास आया था, और उस दिन मेट्रो में काफी लोगों को दिक्कत हुई, मैं खुद उसमें से था, जो कि मेट्रो मुझे भी बहुत में। ठीक है, दिक्कत इसका हुई। जवाब दे दीजिए। हाँ, मुझे भी बेहद दिक्कत हुई। इसका जवाब दे दीजिए कि 78 लाख रुपए खर्च और हुए। 78 लाख कहाँ है आपके पास, आंकड़े दिखाइए। नहीं, आंकड़े आप दिखाइए ना, बिल्कुल आप नहीं, एक आंकड़े सेकंड, हो दिखाइए। गया। आप जवाब दे दीजिए 78 लाख का। और अगर 78 लाख खर्च हुए हैं, हाँ, और लेकिन उस 78 लाख खर्च करके 20 से 25 हजार जनता के सामने उनके मंत्रियों ने शपथ ली, तो इससे बड़ी बात क्या होगी बताइए। यही तो बात है, यही तो आलोचक सवाल कर रहे हैं कि आप राजभवन में शपथ ले लेती, क्यों ले शांति लेते? से, क्यों फिर ले आकर लेते? अपनी पार्टी के खर्चे से आप रैली कर लेती, फिर उसमें क्या दिक्कत क्यों है? ले लेते? हम जिस जनता के लिए आए हैं, अगर उसको हमने अतिथि बनाया है, तो इसमें क्या गलत कर दिया जी, बताइए। ये विवाद आज से का पहले विषय है। किसी चलिए, मंत्री माइक ने किसके पास है? ऐसे शपथ ली? मैम, आप महिला बाल विकास मंत्री हैं, बहुत से बच्चे सिग्नल्स पे और सड़कों पर भीख मांगते हैं और वो अनाथ हैं, उन्हें पता नहीं एक्चुअली उन्हें करना क्या है, तो उनके विकास के लिए आप क्या करना चाहोगे? कभी कुछ रुकता नहीं है। देखिए, योजनाएं, आप सही सवाल कर रहे हैं कि कभी कुछ रुकता नहीं है, वो बच्चे फिर भी वहां पर मौजूद नजर आते हैं। सर उसको बिल्कुल खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये होगी धीरे धीरे खत्म, ठीक है। मैंने दोबारा बोल रही हूँ, मेरी मीटिंग जब हुई थी, तो मैंने उन्हें पूछा भी कि इसको बैगरिंग को स्टॉप करने के लिए सबसे बड़ा चीज क्या कर सकते हैं हम। तो उन लोगों के बिल्कुल ऑफिसर्स के हाथ खाली थे, वो बोले कि मैडम हम कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया, क्योंकि पहले बैगर्स को उठा के बैगिंग होम में डाल देते थे और 7 साल की सजा का प्रावधान था। ठीक है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि भीख मांगना कोई अपराध नहीं, आप इन्हें पकड़ नहीं सकते। इससे ये और तेजी से फैलने लग गया। ठीक है। तो मैं तो ये बोल रही हूँ, आपके माध्यम से आप मुझे सुझाव दीजिए, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, क्योंकि पर आपकी निगाह में वो है ये सवाल? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि वो भी अब वक्त नहीं है, उनका भी सवाल था कि बहुत सारे बच्चे गायब होते हैं दिल्ली दोनों में। का सिमिलर सवाल है ना, है ना? ठीक और है। मैं तो बोल एक रही हूँ कि आखिरी बहुत सवाल आप इंपॉर्टेंट पूछ लीजिए। सवाल है, हमारे देश का भविष्य से सड़कों पे भीख मांगता रहेगा तो हम आगे कैसे देना बढ़ेंगे? चाहता हूँ, आप कैबिनेट मंत्री बनी। मैं सुंदर नगरी के पास ही एक सबोली गांव से आया हूँ, जहां पर 28 सीट मिलने के बाद ये बातें होती हैं कि अरविंद सरकार बनाएंगे या नहीं। फिर उसके बाद ये भी होता है सरकार बनाने के बाद कि भैया कितने दिन मेट्रो से जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि आप जज्बात और सहानुभूति की राजनीति करते हैं। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि
जिस तरह से आपने कुछ दिनों में वादाखिलाफी, पिछले दिनों में वादाखिलाफी करी है, तो उसके अंदर लोगों के अंदर ये कौन सी धारणा, वाली वादाखिलाफी? वादाखिलाफी जैसे बंगला न लेना, गाड़ी न लेना, और बच्चों की कसम खा के सरकार न बनाना। अरविंद जी ने एक कसम खाई थी कि मैं सरकार नहीं बनाऊंगा। हाँ, नहीं अब हो गया नहीं अरविंद, मीडिया वाले तो भाई क्या क्या दिखाते हैं। ये मीडिया वाले नहीं है भाई, ये तो सुंदर नहीं, नगरी से हैं। वो भाई साहब बोल रहे मीडिया में दिखाया था। हाँ, वो कह रहे मीडिया में दिखाया था। मीडिया में अरविंद जी ने ऐसी कोई कसम नहीं खाई थी कि वो सरकार नहीं बनाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये, हमने कांग्रेस से समर्थन नहीं मांगा। हमने एलजी को चिट्ठी लिखी कि हम अपने 28 चेहरों के साथ सरकार बना रहे हैं, फिर ये सरकार चाहे 2 दिन की हो या 5 साल की हो, हमें कोई डर नहीं है सरकार बात गिरने इसमें का। नजर आ रही है कि आप बार बार मीडिया कह रही हैं, ऐसा लग रहा है कि एक किस्म की असहनशीलता नहीं, ऐसा कुछ आलोचना नहीं। को लेकर विकसित हो रही है कि आलोचना जो होनी बात चाहिए। आपको पसंद नहीं सर जी, है वो आलोचना कह दीजिए होनी कि चाहिए। मीडिया ने फैलाया। आलोचना होनी चाहिए। जो 78 लाख वाले जो रैली, 78 लाख ना हो लेकिन वो सरकारी रैली तो बिल्कुल आयोजन तो था ही, मतलब बिल्कुल ठीक है। आयोजन था, और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। वो आयोजन इसलिए था कि हम अपनी जनता के सामने एक दो पर्सनल सवाल पूछ लूं आपसे? हाँ बिल्कुल। कौन सा मॉल पसंद है आपको दिल्ली में? वो लास्ट में होता है ना, क्विक 5 क्वेश्चन। सर जी, कोई भी मॉल हो हम तो चले जाएंगे उसी में, कोई ऐसा कहीं चले जाते हैं? कोई भी और पर्टिकुलर। खाने में क्या पसंद है आपको? नॉर्मल खाना, घर का ही खाना खाते हैं। घर का खाना। फिल्में वगैरह देखती हैं? बिल्कुल देखते, क्यों सर, हक नहीं है लास्ट देखने फिल्म कौन सी देखी आपने? का। लास्ट फिल्म तो याद नहीं है, 6-7 महीने पहले कोई एक फिल्म देखी थी। सत्याग्रह तो नहीं देखी थी आपने? नहीं, सत्याग्रह नहीं देखी, वो तो उन दिनों में तो हम बिजी थे बहुत ज्यादा। और फिर और आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? यही करना है, सेवा? हाँ, सेवा ही करनी है। और बताइए, और क्या करें? सेवा करते 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 और कुछ? जो भी जनता के हित में होगा जी, हम तो वो करेंगे, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ भी जिएंगे। हाँ। ऐसा तो नहीं है, अपनी पर्सनल लाइफ भी अपनी जिएंगे। पर्सनल लाइफ भी जिएंगे। तो छुट्टियों पे जाने का इरादा है कि नहीं? अभी तो नहीं, अभी तो पहले सब कुछ सेटल कर ले, सब कुछ हाँ। ठीक ठाक कर ले, फिर चले जाएंगे। छुट्टियों की तो कोई जरूरत भी नहीं है, इतने सालों से छुट्टी तो बिता रहे थे, अब मौका मिला तो काम कर ले। जब राखी इंटरव्यू के लिए आई थी, अब मैं खत्म कर रहा हूँ तो बाद में उंगलियां बाद में उठा लीजिएगा, तो वो किसी और चैनल में जाएंगे तो वहां पहुंच जाइएगा, वहां पूछने के लिए। तो वो कह रहे थे कि वो काफी घबराई हुई थी। आपको लगा कि ये घबराई हुई? हाँ, है ना? और उन्होंने तो मेरे ही पसीने छुड़ा दिए। हाँ, हाँ, सही बोला। हाँ। मैंने भी यही बात रखी थी। हाँ। मैंने बिल्कुल आते ही, मैं सबके सामने बता रही हूँ, आप मत बताइए, हम बता दें। हाँ, बता दीजिए। हमने आते ही ये बात रखी थी कि जी हम बहुत साधारण से लोग हैं। हाँ। क्योंकि आप मेरे फेवरेट एंकर हैं, मैं आपका हर शो देखती हूँ। आप जो बड़े बड़े दिग्गजों को इतना घुमा फिरा देते हैं, इतना उलझा देते हैं, तो कृपया मेरे साथ ऐसा मत करना। मैंने आते ही ने बोला था, मैं बहुत साधारण लड़की हूँ। ये तो फैसला जनता करेगी कि आप मुझसे बच कर गई, आप मुझे फंसा कर गई। मैं बहुत नहीं, फंसना भी चाहिए, ऐसा नहीं मैं है। बहुत पर साधारण ठीक सी है, लड़की, मैंने आते ही बोलता कि मुझे मत ठीक है। फंसाना प्लीज। ठीक है, नए बच्चे का दूध भात चलता है। तो आज का इंटरव्यू तो दूध भात वाला ही समझिएगा, और हम देखेंगे कि आप किस तरह का काम करती हैं और लोगों को आपके काम से कितना फायदा होता है, कितना भ्रष्टाचार दूर होता है। ये सब आप लोग भी बहुत सख्ती से देखा कीजिए, चाहे इनको जितनी भी आलोचनाओं से तकलीफ हो, इनको ये तकलीफ खूब दिया कीजिए। नहीं, मैं आपके माध्यम से बोलती हूँ, आलोचना से मुझे तकलीफ नहीं होती, आलोचना से हमें सीखने को मिलता है। लेकिन वो आलोचना एक आलोचना के तरीके से होनी चाहिए, अननेसेसरी ना हो। समालोचना, जैसे कि अभी बाबूजी ने बोला कि बेचारे अरविंद को इतना मजबूर कर दिया, उसने फ्लैट लेने से मना ही कर दिया। आप मिले आज राखी बिरलान से, कैसा रहा आपका अनुभव? आप अपने अपने तरीके से बताते रहिएगा, हमें इन्हें भी बताते रहिएगा। हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। नमस्कार।